ओके, तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8th के चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पिछली क्लास में ऑलरेडी कर चुके थे। तो जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 months एंड आफ्टर 1 year? तो वासुदेवन ने इन्वेस्ट किया है 60,000। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो हो गया प्रिंसिपल। तो हम एक्सरसाइज पहले लिख देते हैं। ये है एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 5। तो प्रिंसिपल इन्वेस्टेड बाय वासुदेवन। तो इन्वेस्ट किया है उन्होंने 60,000 रुपीज़ 60,000। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो हमें ये पता करना है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। तो हेयर इंटरेस्ट कंपाउंड्स हाफ ईयरली। तो जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बदलता है और जो हमारा कन्वर्जन पीरियड है वो भी चेंज होता है। तो हमारा हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, पहले हमें वो निकालना होगा। तो हमारा हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो रेट हमें दिया हुआ है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। तो अगर बैंक साल में तुम्हें 2 बार इंटरेस्ट पे करेगा तो वो क्या करेगा, तुम्हारा जो 12% का इंटरेस्ट बनता है उसी को वो 2 पार्ट में स्प्लिट करके तुमको 6% देगा फर्स्ट 6 मंथ में और 6% देगा अगले 6 मंथ में। अगर वो 12% करके 2 बार इंटरेस्ट देगा तो कुल मिला के तो 24% हो जाएगा ना। तो 24% इंटरेस्ट तो हमारा है ही नहीं, बैंक इतना इंटरेस्ट पे ही नहीं करता। तो जब आप देखो क्या है कि आप कितने बार बैंक से इंटरेस्ट लेना चाहते हो ये आपका चॉइस होता है। अगर आप हाफ ईयरली लेना चाहते हो तो बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अगर आप क्वार्टरली लेना चाहते हो तो बैंक उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। 3%, 3%, 3%, 3%, तो 3 4 12% हो गया। अगर आप एनुअली लेना चाहते हो तो वो आपको 12% एक बार में पे कर देगा। तो वही तो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है उसे हाफ से मल्टीप्लाई करके, हाफ इंटू 12%, दैट इज 6%। तो 6% हमारा हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन पीरियड की। तो क्योंकि देखो अगला क्वेश्चन जो है, मतलब इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है कि 6 मंथ बाद हमें कितना मिलेगा। तो फर्स्ट में है अमाउंट पेएबल आफ्टर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ का मतलब होता है एक हाफ ईयर, यानी एक कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। तो 6 मंथ इज इक्वल टू 1 कन्वर्जन पीरियड फॉर व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंड्स हाफ ईयरली, वो मेंशन कर देते हैं। तो हमारा कन्वर्जन पीरियड यहाँ पे 1 कन्वर्जन पीरियड है, तो उस 1 कन्वर्जन पीरियड के आधार पे ही हम अपने क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो अमाउंट
इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। तो अमाउंट जो है प्रिंसिपल हमारा कितना था, प्रिंसिपल था 60,000 रुपीज़। तो प्रिंसिपल में हमने ले लिया 60,000। 1 + रेट कितना है, हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो 6/100 टू द पावर n। n यानी कन्वर्जन पीरियड, तो वो 1 है इस बार। तो ये हो गया 60,000। अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो ये 100 ये हो जाएगा 100 + 6 टू द पावर 1। ये हुआ 60,000। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 106/100। पावर 1 है तो ये एक ही बार आपस में मल्टीप्लाई होगा, मतलब उस पावर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन दो ज़ीरो से इन दो ज़ीरोज़ को काट देंगे और यहाँ पे जो नंबर्स है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक साल के अंत में उसे, मतलब एक 6 मंथ के अंत में उसे कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, इसमें इम्प्लाई साथ में लगाते चलिए। तो 10, यस प्लीज। सर मेरे को ये समझ नहीं आया कि n का वैल्यू 1 कैसे हुआ। इसका वैल्यू 1 ऐसे हुआ कि अब देखो आप यहाँ पे, जैसे कि हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो एक साल में 1 ईयर में 2 बार 6 महीने आते हैं ना। 6 महीना प्लस 6 महीना करने से एक साल बनता है ना। हाँ या ना। हाँ सर। तो जब तो क्या हुआ, आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा ना। 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा तो पहली बार इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर 6 मंथ, सेकेंड टाइम इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर नेक्स्ट 6 मंथ। तो क्या है कि, तो आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलता है, तो ये आपका पहला कन्वर्जन पीरियड है, ये आपका दूसरा कन्वर्जन पीरियड है। ठीक है, तो क्योंकि इस बार आपसे पूछा गया है कि 6 महीने में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 6 महीना आपका 1 कन्वर्जन पीरियड के बराबर है ना। तो इसीलिए 6 मंथ का जब निकाला तो 1 कन्वर्जन पीरियड यानी पावर में 1 लिया। वही अगर अगला क्वेश्चन इसमें सर अगर जो 1 ईयर होता तो 2 होता ना। हाँ, जो अगले पार्ट में आफ्टर 1 ईयर कहा गया है ना, तो उसमें हम लोग कन्वर्जन पीरियड 2 लेंगे, क्योंकि वो उसमें एक साल की बात की गई है और एक साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो कन्वर्जन पीरियड 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इन दोनों हाँ को सर आपस में समझ। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 106 मल्टीप्लाइड बाई 6, 636, 6 1 जा 6, तो ये हो गया 636। उसके बाद जीरोस कितने हैं, यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो लगा दिए हमने। तो ये अमाउंट हमको मिलेगा आफ्टर 6 मंथ, यानी कि 3,600 रुपीज एक्स्ट्रा मिल जाएगा 6 महीने में हमको। ठीक है, सर यस प्लीज। सर आपने ऊपर 12 को व्हाई हैव यू डिवाइडेड इनटू 3 3 3 एंड 3। सर यहाँ पे मैंने 12 को 333 इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मैं क्वार्टरली के बारे में समझा रहा था। क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना, अगर मान के चलो कि आपको इस क्वेश्चन में दिया है हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपने 12% को 2 बार 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में दिया होता क्वार्टरली, तो आप क्या करते हैं, आप 12 को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं ना, क्योंकि आपको आफ्टर एवरी 3 मंथ आपको इंटरेस्ट मिलता। तो 12 को अगर आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 3%, 3%, 3%, 3% ही तो होगा ना, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है। यस सर। हाँ, so this was just an example. In case you get a question of quarterly, where interest compounds quarterly, in that case you can use this, or you will have to use this. Okay, right. So this is the amount that Vasudevan will get after 6 months. Now we need to find कि वो से एक साल बाद कितना मिलेगा। तो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे टाइम है 1 ईयर। 1 ईयर, तो कन्वर्जन पीरियड इज इक्वल टू 1 × 2 इज इक्वल टू 2। 1 × 2 क्यों, वो ब्रैकेट में लिखेंगे।
because interest compounds half yearly in this case. ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जन पीरियड 2 है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, जैसे कि प्रिंसिपल 60,000 ही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ रेट इसको लिख देता हूँ, हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहने वाला है? 6%। कन्वर्जन पीरियड मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अब हम सीधे अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे। नाउ अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। तो प्रिंसिपल है यहाँ पे 60,000, ये है 100। सर यस प्लीज। सर मेरे को एक चीज समझ नहीं आया कि सर अगर जो हम लोग 1 ईयर का निकाल रहे तो 12% होना चाहिए हाँ रेट वन, ऑफ हाँ इंटरेस्ट। लेकिन अब 12% तब होता जब हम लोगों ने कन्वर्जन पीरियड को 1 पकड़ा होता। ठीक है ना, तो इन लोगों ने क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पे इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है यानी कि ये वासुदेवन ने खुद ही डिसाइड किया है कि मैं साल में 2 बार इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है, तो जब उसने, तो इसका मतलब बैंक को तो उसके द्वारा लिए गए डिसीजन को मानना पड़ेगा ना। तो बैंक जब उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा तो हाफ ईयरली बेसिस पे ही कैलकुलेट करेगा। क्योंकि देखो अगर हाफ ईयरली, अगर इसको मतलब एनुअल बेसिस पे करना होता तो ये कन्वर्जन पीरियड जो हमने यहाँ पे 2 लिया है ये हम नहीं लेते, एक साल में हम पावर 1 लगाते। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया है कि यहाँ उसने उसको इंटरेस्ट हाफ ईयरली चाहिए। इसीलिए हम जहाँ भी कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पे कन्वर्जन पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों हाफ ईयरली के हिसाब से ही लेंगे। इसीलिए इसमें हाफ ओके ईयरली सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% लिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया 6 टू द पावर n, n यहाँ पे 2 है। Sir, यस प्लीज। sir, I have a doubt. यस प्लीज टेल मी। Sir, once we have done this, like, could you just show that if it is like not compounded half yearly, it's compounded yearly, will there be a difference between the two? Yes, sir, there is, but the difference is very minor, but still there is some there will be some difference if you take, if you, why don't you do it and see, just do it and check. I'm sure there will be some difference. It won't be huge, but yeah, there will be. Because if you remember, we did a question, I think question number 4, where Jamshed borrowed 12,000 rupees at 6% per annum, simple interest for 2 years, and he had borrowed the same amount for with the same rate of interest for where interest in on compound interest. So in that case, we found out now that he had to pay some extra money at the end of the Yes, sir, question. not much, but he had. Yeah, he had to. So that shows that there is a difference when you take interest half yearly and or when you take interest annually. Okay, sir. So 106 by 100 square. So 106 by 100 2 times we'll have to write. तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए। अब 106 इंटू 106 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो हमें हमारा अमाउंट मिल जाएगा। 000,601 631211। तो 106 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। 36 का 6 कैरी 3, 6 3 ज़ा 18, 19 20 21 21 का 1 कैरी 2, 6 2 ज़ा 12, 12 13 14, 14 का 4 कैरी 1, 6 1 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7 एंड देन 6 1 ज़ा 6। सो 67416। तो इस बार उसको 7,416 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। सो हमें ये भी पता चल गया कि एक साल के एंड में उसे कितना अमाउंट मिलेगा, और हमें ये भी पता चल गया कि 6 मंथ के एंड में उसे कितना अमाउंट मिलेगा। तो कैन एनीवन जस्ट चेक द आंसर एंड कंफर्म इफ दिस इज करेक्ट?
is. It's correct, na? Yes. Okay. So moving on to the next question. Question number 6. Arif took a loan of rupees 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amount he would be paying after 1.5 year if the interest is compounded annually and if it is compounded half yearly. सो जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे थे अवृत, ये क्वेश्चन लगभग उसी बात को और बेहतर तरीके से क्लेरिफाई करता है कि इस बार उसने एक बार इंटरेस्ट एनुअली मतलब एनुअली इंटरेस्ट लिया और सेकंड केस में उसने हाफ ईयरली इंटरेस्ट लिया। तो दोनों केस में जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट में कितना डिफरेंस होगा वो हमें पता करके बताना है। तो शुरू करते हैं। प्रिंसिपल मनी borrowed by आरिफ। तो आरिफ ने बोरो किया रुपीज 80,000। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। 10% पर एनम। पर एनम का मतलब पर ईयर होता है, ठीक है। टाइम है 1/2 ईयर्स, ठीक है। तो हमें निकालना है केस नंबर 1, अमाउंट received by Arif when interest compounds annually। तो जब इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड होता है तो उसमें सारे फॉर्मूला डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, P इंटू 1+R/100। अच्छा, एक चीज़ और, इस क्वेश्चन में टाइम दिया है 1.5 ईयर। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी टाइम इस तरह से दिया हो तो जो इसमें जो फुल कंप्लीट ईयर्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे 1.5 ईयर, तो 1 साल तो पूरा कंप्लीट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 1 साल पे निकलेगा और जो बाकी बचा जो 1 साल से कम का समय होता है उसके ऊपर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो हमारे पहले साल का अमाउंट होगा वो हमारे जो सब्सिक्वेंट ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो उसके बाद वो जो प्रिंसिपल होगा उसके ऊपर हमें 6 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है। तो यानी है क्वेश्चन एक, लेकिन ये 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट 1 साल के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, फिर सेकेंड पार्ट जो है वो हाफ ईयर के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा हमें। तो प्रिंसिपल है 80,000 रुपीज, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, क्योंकि हम एनुअली की बात कर रहे हैं तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही रहने वाला है, बाय 100। और ये है 1 ईयर, तो वो हम क्वेश्चन में पहले एक बार मेंशन कर देते हैं कि दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर है, इसीलिए कन्वर्जन पीरियड में 1 लगाया है हमने। एलसीएम लेंगे, ये 110/100
पावर 1 है, वो नहीं लिखने से भी चलेगा। अब ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो काटेंगे, 11 8 ज़ा 88 होता है, फिर 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो 3 ज़ीरो, हमें 3 ज़ीरो मिलेगा, यानी 60,000 80,000 का बन गया 88,000। तो ये अमाउंट है। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट निकला है 88,000 माइनस प्रिंसिपल है 80,000। तो 8,000 जो है ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमको क्या है, जो अगला 6 मंथ है, क्योंकि हाफ ईयर का मतलब 6 मंथ होता है, तो अगले 6 मंथ का हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ और हाफ ईयर। 6 मंथ और हाफ ईयर एक ही होता है, ठीक है। तो इस केस में हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, मैंने बताया था जो फर्स्ट ईयर के एंड में जो प्रिंसिपल जो अमाउंट होगा वही नेक्स्ट ईयर जो सब्सिक्वेंट ईयर है उसका प्रिंसिपल बन जाएगा। तो 88,000 हमारा प्रिंसिपल है इस केस में। रेट कितना है, रेट वही जो 10% है वही चलेगा। और टाइम कितना है, टाइम है हाफ ईयर। हाफ ईयर का मतलब 1/2 ईयर लिख दो डायरेक्टली, ठीक है। फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। तो प्रिंसिपल है 88,000, रेट है 10% और टाइम है 1/2। तो 1 यहाँ पे 2 नीचे, डिवाइडेड बाय जो 100 है ये फॉर्मूले का हिस्सा है, तो वो 100 यहाँ लगा देंगे। इन दो ज़ीरो से इन दो ज़ीरो को काट लेंगे। 2 के टेबल में ये 44 टाइम्स में चला जाएगा, 44, फिर ये ज़ीरो, 2 ज़ीरो कट चुके हैं इसके। सिंपल इंटरेस्ट 440 और ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक और ज़ीरो आ जाएगा। तो अगले हाफ ईयर में हमें 4400 का इंटरेस्ट मिलेगा। देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट at the end of 1/2 years कितना मिला टोटल इंटरेस्ट। पहले वाले केस में उसको इंटरेस्ट मिला था 8,000 रुपीज का ये, और सेकेंड वाले केस में उसको इंटरेस्ट मिला 4400 रुपीज का। इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो 12,400 रुपीज का उसको इंटरेस्ट मिला, जब उसका इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड होता था। अब हम बात करें अब आगे नेक्स्ट केस में जहां पे कि इंटरेस्ट उसका हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये केस नंबर 2 है। हमने यहाँ पे जो लिखा था अमाउंट रिसीव बाय आरिफ व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंड्स एनुअली, अब इसी चीज को हम वहां पे लिखेंगे अमाउंट रिसीव बाय आरिफ व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंड्स हाफ ईयरली। अमाउंट रिसीव बाय आरिफ व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंड्स हाफ ईयरली। तो इस केस में हमारा प्रिंसिपल उतना ही रहेगा 80,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10, तो हमें इस हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा।
तो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% दिया हुआ है, उसको हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मतलब 5%। तो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। कन्वर्जन पीरियड कितना है? तो हमारे पास टाइम है 1/2, ठीक है। 1/2 को 2 1 जा 2, 2 + 1 3, यानी सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो कन्वर्जन पीरियड के लिए हमें क्या करना होता है, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करना होता है, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 3 कन्वर्जन पीरियड्स बचे, ठीक है। तो ये 3 कन्वर्जन पीरियड है, यानी पावर में अब 3 लगेगा। तो अब हम इसका कैलकुलेट करते हैं। नाउ अमाउंट P into 1 plus R by 100 to the power n। प्रिंसिपल है 80,000। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, क्योंकि हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 100। पावर कितना होगा 3, क्योंकि कन्वर्जन पीरियड 3 है। एलसीएम लेंगे, ये 100 हो गया, ये 100 + 5 हो गया, पावर 3 हो गया। वन 105, ये दोनों को प्लस करके नीचे 100 है, ऐसा 3 बार है क्योंकि पावर 3 है। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, ठीक है। अब हमारे पास, अब जो ऊपर के नंबर है इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो आंसर आएगा उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 प्लेस छोड़कर डेसिमल लगाएंगे तो काम बन जाएगा। तो पहले सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 105 इंटू 105, एक काम करके देखते हैं, इसको छोटा करते हैं। जैसे कि 4 के टेबल में 4 2 जा 8 होता है, और 4 25 जा 100 होता है। फिर 5 के टेबल में 5 5 जा 25 होता है, और ये भी 5 के टेबल में 5 आई थिंक 21 जा 5 2 जा 10 5 1 जा 5 21 टाइम्स में चला जाता है। फिर 5 के टेबल में ये चला जाएगा सेम 21 टाइम्स में। तो 21 इंटू 21 हो गया 441। 441 इंटू 2 882 होना चाहिए। 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 8 जा, हाँ। तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए, 882 हो गया। 882 मल्टीप्लाई होगा 105 से। 5 2 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 8 जा 40, 40 + 1 41, 41 का 1 कैरी 4, 5 8 जा 40, 40 + 4 44। उसके बाद फिर आ गया 0 0 0, 0 से तीनों मल्टीप्लाई होंगे, 0 आने वाला है। 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 8 जा 8। 0 1 4 + 2 6, 8 + 4 12 का 2 कैरी 1, 8 1 9। तो ये हो गया 92610। तो ये हो गया अमाउंट जब हमारा इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। तो अभी अमाउंट से हम वो अमाउंट की मदद से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है हमारा 92610, और प्रिंसिपल है हमारा कितना 80,000। तो 80,000 92,000 में से 80,000 चला गया, तो आई थिंक 12,610 मिलेगा। और पिछले केस में कितना मिला था, हमें मिला था दोनों को प्लस करके 12,400। तो एक आया था ये 12,400, और एक आया है 12,610। तो देखो, जब हाफ ईयरली इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा तो बेनिफिट हो रहा है। तो देयरफॉर इसमें दोनों केस का डिफरेंस, व्हाट वुड बी, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट। अब इसका वो लिख देते हैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। देयरफॉर डिफरेंस इन अमाउंट इन बोथ केसेस इज, दोनों को माइनस करते हैं, 12,610 माइनस 12,400।
तो 610 में से 400 चला गया तो 210 बचेगा। तो 210 रुपीज़ का डिफरेंस है दोनों ही अमाउंट में। एक बार कुछ चेक कर लो पीछे आंसर करेक्ट है कि नहीं। है सर। करेक्ट है, चलिए बढ़िया है। ओके, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया या इस क्वेश्चन में किसी के मन में कोई डाउट है? अमौलिक? सर मेरे को इतना अच्छे से नहीं आया। अच्छा, कहाँ से समझाना शुरू करूँ बताओ वापस। सर मतलब मेरे को नहीं ये समझ नहीं आया, ये एन का वैल्यू जो निकलता है ना, हाँ, वो कैसे उसमें थोड़ा निकलता है? कंफ्यूजन हुआ। ठीक है, मैं तुमको सिर्फ उसी के ऊपर एक वो कर देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले तुम्हें ये जानना होगा कि जब हम लोग बैंक से पैसा उधार लेते हैं, ठीक है ना, या बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक हमें ऑप्शंस देता है कि मान के चलो तुमने बैंक में 10 लाख रुपए जमा किए, तो बैंक तुम्हें यह ऑप्शन देता है कि जो इंटरेस्ट तुम मतलब तुम्हें बैंक पे करेगा। अब तुम बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक तो तुम्हें कुछ इंटरेस्ट पे करेगा ना। तो तुम जब बैंक से इंटरेस्ट लेने के लिए जाओगे, ये तुम्हारा बैंक है, ये तुमने इसमें पैसे डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा, बदले में बैंक तुमको इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है। तो जब बैंक इंटरेस्ट पे करता है तो बैंक क्या करता है कि आप पूछता है कि आप अपना इंटरेस्ट साल में एक बार भी ले सकते हैं। मतलब अगर तुमने 2020 में पैसे जमा किए, ठीक है, 2020 के तुमने जनवरी में पैसे जमा किए, ठीक है, तो बैंक आपको बोलेगा आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सीधे 2021 के जनवरी में आइए और जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है एक साथ लेके जाइए, मतलब वो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। अब आपको वो लेने के लिए जाना नहीं पड़ता है वो सब, तो ऑटोमेटिकली वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है उतना पैसा, ठीक है। एक ऑप्शन ये है। तो अगर आप 2020 जनवरी में आपने पैसा जमा किया तो आपको जो नेक्स्ट इंटरेस्ट मिलेगा वो 2021 के जनवरी में मिलेगा। तो ये कौन सा केस है? इस केस में इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप साल में एक बार इंटरेस्ट ले रहे हो ना, तो ये एनुअली, ठीक है। फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आपने 2020 के जनवरी में पैसे जमा किए, तो बैंक आपको बोलेगा ठीक है, आप 2020 के जून में आके आप 2020 एक बार आप इसके जून में आके हमसे इंटरेस्ट ले जाइए, और एक बार आप 2021 के जनवरी में आके इंटरेस्ट ले जाइए, ठीक है। आके ले जाइए मतलब ये फिजिकली आके ले जाइए वाली बात नहीं, बेसिकली आपको दो बार इंटरेस्ट हम देंगे अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। ऐसा बैंक उनको ऑफर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, एक ही साल में दो बार इंटरेस्ट मिला ना। 2020 में जून में एक बार इंटरेस्ट मिल गया, और एक बार जनवरी में, अगर 21 के जनवरी में एक बार इंटरेस्ट मिल गया, यानी कि विद इन 1 ईयर, विद इन 12 मंथ्स आपको दो बार इंटरेस्ट मिला। तो ये जो केस है यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है ना। इंटरेस्ट आपका हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। फिर एक और केस होता है जहाँ पे कि बैंक कहता है ठीक है, अगर आपको मतलब आप चाहो तो साल में 4 बार भी इंटरेस्ट ले सकते हो। 4 बार यानी कि आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है, 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर होता है। तो आपको जैसे 2020 में आपने पैसे जमा किए, 2020 के जनवरी में अगर आपने पैसे जमा किए तो आपको 4 बार में इंटरेस्ट मिलेगा। एक बार मिलेगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, मई जून जुलाई में, अगस्त सितंबर अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर जनवरी में, ठीक है। तो आपको
ये अप्रैल 2020 में एक बार इंटरेस्ट मिल गया, जुलाई 2020 में एक बार इंटरेस्ट मिल गया, अक्टूबर 2020 में इंटरेस्ट मिल गया, जनवरी 2021 में एक बार इंटरेस्ट मिल गया, यानी आपको विद इन 1 ईयर 4 बार इंटरेस्ट मिला ना। तो ये वो केस है जहां पे कि इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। ठीक है। अब इस केस में जो हमारा n का वैल्यू क्या होता है, तो देखो, जैसे कि अगर इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड हो, तो इंटरेस्ट अगर एनुअली कंपाउंड हो तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या होता है और उसके साथ क्या होता है वो देखिए आप। हाँ, तो पहला केस है अगर इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड होता है, तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये रहता है अनचेंज्ड। इसमें आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कुछ भी नहीं करोगे, और आपका जो कन्वर्जन पीरियड है, कन्वर्जन पीरियड इज इक्वल टू टाइम। टाइम यानी कि जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि ये आपने 3 साल के लिए बैंक में पैसे जमा किए, 5 साल के लिए जमा किए, तो जितने टाइम के लिए पैसे जमा किए कन्वर्जन पीरियड भी उतना ही रहता है। ठीक है ना। लेकिन जब आपका इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। ठीक है। कन्वर्जन पीरियड क्या होता है, कन्वर्जन पीरियड आपका होता है टाइम मल्टीप्लाइड बाय 2, टाइम मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है ना। ये डिवाइडेड बाय वाला लाइन है। हाँ, और ये लाइन हटाई देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जो आपका कन्वर्जन पीरियड होता है वो होता है टाइम मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बैंक में आपने 4 साल के लिए पैसे जमा किए, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी आपका 8 कन्वर्जन पीरियड होगा, तो जहां पे n होगा वहां पे आप 8 लिखोगे। ठीक है। वहीं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वो क्या कहते हैं क्वार्टरली कंपाउंड होता है, तो क्या होगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बैंक ने अगर आपको मान कर चलो कि 12% पर एनम प्रॉमिस किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट देने का, तो अगर आप उसे साल में 4 बार लोगे तो वो तो 48% हो जाएगा ना, अगर वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तुमको 4 बार इंटरेस्ट पे करेगा तो। इसीलिए बैंक भी क्या करता है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। यानी 12% है तो 12 को 4 से डिवाइड कर लेगा, यानी आपको 3% हर क्वार्टर में आपको 3-3% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगा वो। ठीक है ना। और आपका कन्वर्जन पीरियड इसमें क्या होगा, कन्वर्जन पीरियड है टाइम मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है। तो ये बातें होती हैं जब आप इंटरेस्ट हाफ ईयरली या क्वार्टरली कंपाउंड होता है। तो ये समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? सर आगे। आ गया। ठीक है। ओके, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जो प्रोबेबली आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कहा है कि मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस, शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। और सेकेंड पार्ट में है कि द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो मारिया ने 8,000 रुपीज़ किसी एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के बदले में उसे 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा,
और यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो एनुअली कंपाउंड होता है, वो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो आपको इसमें दो चीजें फाइंड करनी है। पहला आपको ये फाइंड करना है कि 2 साल के अंत में, यानी एट द एंड ऑफ 2 ईयर, उसे कितना अमाउंट मिलेगा, और सिर्फ थर्ड ईयर का उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। जो उसका इंटरेस्ट, यानी कि पहले 2 साल का अमाउंट निकालना है और थर्ड ईयर का सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो प्रिंसिपल मनी इन्वेस्टेड बाय मारिया। तो मारिया ने इन्वेस्ट किया है 8,000 रुपीज। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। और उसके बाद है हमारा तो टाइम जो है बेसिकली 3 साल के लिए है, लेकिन हमें उसको दो हिस्सों में करना पड़ेगा। पहला हिस्सा, फर्स्ट 2 ईयर का कितना अमाउंट है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, अमाउंट क्रेडिटेड का मतलब होता है उसके अकाउंट में इतना पैसा जमा हो गया। ठीक है, डेबिट होने का मतलब होता है उतना पैसा उसके अकाउंट से निकल गया। तो ये डेबिट और क्रेडिट दो शब्द हैं जो अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं, जो कि आपको आने वाली ज़िंदगी में बहुत मिलेगा, शायद अभी भी आपको पता ही होगा। अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो इस केस में अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100 to the power n। तो प्रिंसिपल है हमारा 8,000 रुपीज़, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, ये 100 है। और हमें क्योंकि 2 साल का निकालना है तो पावर में 2 लेंगे हम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था, जहाँ पे इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड होता है वहाँ पे टाइम और कन्वर्जन पीरियड सेम रहता है। तो एन जो है वो कन्वर्जन पीरियड है, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड हो रहा है इसीलिए जो टाइम 2 ईयर्स है, तो कन्वर्जन पीरियड भी 2 ही है। सर हाफ ईयरली होने से मल्टीप्लाई बाय 2 होता ना? हाँ, मल्टीप्लाई बाय 2 होता। ये हो गया 100, ये हो गया 105। पावर 2। तो ये हो गया 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 105/100 इंटू 105/100। तो ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गए, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट गया। उसके बाद बाकी तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी होगा। 105 मल्टीप्लाइड बाय 105, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 0 0 0, 1 5 ज़ा 1 0 ज़ा 1 1 ज़ा 5 2 10 1 1। तो 1 0 1 1 0 2 5, ये हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब इसको 8 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 5 ज़ा 40, 40 का 0 कैरी 4, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 20, 20 का 0 कैरी 2, 8 0 ज़ा 0, 0 प्लस 2 2, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। तो आया 8 8 2 0 0 डिवाइडेड बाय 10,
नीचे एक 10 बचा हुआ था, ये 0 हमने कैंसिल कर दिया, तो 8820 इतने रुपए सेकेंड ईयर के एंड में उसके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया, ये कैलकुलेशन को हटा देते हैं, नॉट रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया। अब इन सब के आगे ऐसे रूपी का एक सिंबल लगा देना। ठीक है, तो अब इसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या कहता है? क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कहता है फाइंड द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो हम थर्ड ईयर का क्योंकि अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो थर्ड ईयर के लिए जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होता है वही थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है, जो मान लो 2020 का जो अमाउंट होगा वही 2021 का प्रिंसिपल बनेगा, जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है वहां पे आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि अगर 2,000 रुपये पहले साल में आपने जमा किए, अगले साल वो पैसे बढ़ के अगर 3,000 रुपये हो गए, तो ये जो 3,000 में क्या 1,000 तो इंटरेस्ट का घुसा हुआ है ना, तो अगली बार जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो इसके ऊपर होगा, यानी जो इसमें इंटरेस्ट वाला फैक्टर 2,000 रुपये इसमें प्रिंसिपल वाला फैक्टर था और 1,000 रुपये इंटरेस्ट वाला फैक्टर था। तो अब जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो 3,000 रुपये होगा, यानी जो इंटरेस्ट मिला है आपको 1,000 रुपये इस बार, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट सर होगा। हाँ जी, बोलिए। सर जैसे हाफ ईयरली का इंटरेस्ट होगा वो फिर एनम का भी वो बन सकता है ना प्रिंसिपल? ये आपका सवाल में समझा नहीं। सर जैसे जो हाफ ईयरली का वो इंटरेस्ट मिलेगा तो वो एनम का भी प्रिंसिपल हो सकता है ना सर? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, ठीक है, और मैंने पहले 6 मंथ का अमाउंट निकाला, फर्स्ट 6 मंथ का मैंने जो अमाउंट निकाला, यही अमाउंट अगले 6 मंथ का प्रिंसिपल होगा। ये अगर तुम्हारा सवाल ये है तो जवाब है हाँ, बिल्कुल वैसा ही होगा। हाँ सर। हाँ, तो बिल्कुल वैसा ही होगा, जो पहले 6 मंथ का अमाउंट होगा वही अगले 6 मंथ का प्रिंसिपल बनेगा। ठीक है, तो वही है, कर रहे हैं हम। तो थर्ड ईयर का हमको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो सॉरी, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल, अच्छा इस वाले केस में देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो जब कुछ नहीं मेंशन किया गया है तो बाय डिफॉल्ट आप कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना। ठीक है ना, बिकॉज ये चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट का है, इसीलिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन के शुरुआत में भी वो इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली वो सब बात वो कर चुके हैं, तो इसका मतलब सेकेंड केस में अगर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना। ठीक है, तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर 8820। रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 5% का 5% ही रहेगा। उसके बाद जो आपका टाइम है, टाइम मानी कन्वर्जन, नहीं इसमें तो टाइम ही लिखेंगे क्योंकि एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो टाइम है 1 ईयर, क्योंकि ये नेक्स्ट 1 ईयर का पूछ रहे हैं ना कि थर्ड ईयर का कितना होगा, तो टाइम 1 साल के बारे में पूछ रहे, तो टाइम 1 साल लिया हमने। नाउ amount is equal to p into 1 plus r by 100 to the power n। तो प्रिंसिपल है 8820, 1 प्लस रेट है 5%, 5/100 टू द पावर n कितना है 1। ये हो गया 100, ये 100 प्लस 5, इन सब में ऐसे इम्प्लाइज साथ साथ में लगाते चलेंगे हम। 8820 मल्टीप्लाइड बाय 105/100। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले तो ये ज़ीरो काट लेते हैं। ठीक है, फिर 2 के टेबल में ये 2 5 जा चला जाएगा, और 2 के टेबल में ये 2 4 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, फिर 5 के टेबल में 5 21 जा। तो अब अमाउंट
जो है वो 441 इंटू 21, 441 मल्टीप्लाइड बाई 21, 144, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 6, 12 का 2 कैरी 1 9, तो हुआ 9261। तो हमें इंटरेस्ट ही निकालना है, ये तो अमाउंट निकला है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 9261 और प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल ये थर्ड ईयर का सिर्फ हमको निकालना है ना, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल था 8820। तो 9261 में से 8820 माइनस करेंगे, 1 में से 0 गया तो 1, 6 में से 2 गया तो 4, 12 में से 8 गया तो 4, ये कैंसिल। तो 441 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला उसको थर्ड ईयर में, ठीक है ना। तो एक बार जरा आंसर चेक करके वेरीफाई कर दो इफ इट इज करेक्ट और नॉट। सर करेक्ट है। करेक्ट है, चलो दैट्स गुड। करेक्ट है। ओके, तो आई होप कि ये तुम्हें समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। हाँ यस सर। ओके देन, थैंक्स अ लॉट गाइस, दैट इज इट फॉर द डे। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। सर, बाय सर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, Thank you, गुड sir. नाइट Good टू night. ऑल।